नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। जब भी हम हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि ये बस फ्लो को चालू या बंद करते हैं, मतलब या तो पूरी तरह खुला या पूरी तरह बंद। लेकिन सोचिए, अगर हमें बीच की कोई स्थिति चाहिए हो, जैसे किसी मशीन के हिस्से की गति को धीरे धीरे स्मूथली बढ़ाना हो या उसकी पोजीशन को एकदम सटीक मिलीमीटर लेवल पर सेट करना हो, तब क्या? आजकल ऑटोमेशन और जो नई मशीनें आ रही हैं उनमें इस तरह के फाइन कंट्रोल की ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई है। आप सोचिए, कोई रोबोटिक आर्म है, उसकी मूवमेंट एकदम स्मूथ चाहिए, या किसी भारी मशीन का हाइड्रोलिक मोटर है, उसकी स्पीड बदलनी है ज़रूरत के हिसाब से, या फिर किसी सिलेंडर पिस्टन को ठीक मनचाहे जगह पर रोकना है। इन सब कामों के लिए वो सिंपल ऑन ऑफ वॉल्व काफ़ी नहीं होते, और यहीं पर प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक और सर्वो हाइड्रोलिक वॉल्व काम आते हैं। आज हमारी बातचीत का जो बेस है वो एक बड़ा अच्छा तकनीकी एनिमेशन वीडियो है। उसने इन काफ़ी जटिल लगने वाले वाल्व्स के काम करने के तरीके को बहुत ही आसान तरीके से दिखाया है। मतलब हमें काफ़ी कुछ समझ आया उससे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम यही समझेंगे कि प्रोपोर्शनल और सर्वो वाल्व में मेन फ़र्क क्या है। देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और ये आजकल के हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। कोशिश रहेगी कि हाइड्रोलिक कंट्रोल की इस एडवांस्ड दुनिया की एक साफ तस्वीर बन सके। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं उन आर्म कंट्रोल वाल्व से जिनसे हम शायद ज़्यादा वाकिफ हैं। एनिमेशन में भी उनकी बात हुई थी। ये आमतौर पर क्या करते हैं? हाइड्रोलिक फ्लूइड का रास्ता या तो पूरा खोल देना या पूरा बंद कर देना, या फिर उसे एक रास्ते से हटाकर पूरी तरह दूसरे रास्ते पे मोड़ देना। जैसे घर का लाइट स्विच होता है ना, या ऑन या ऑफ, बस। इसीलिए ये बाइनरी एक्चुएटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब वो उपकरण जिन्हें सिर्फ दो हालतों में काम करना है, जैसे पिस्टन पूरा अंदर या पूरा बाहर। हाँ, ऑन ऑफ। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, हमेशा इससे काम नहीं चलता। तो इनकी सीमाएं कहाँ दिखने लगती हैं? सीमाएं तब साफ हो जाती हैं जब हमें फाइन कंट्रोल, मतलब महीन नियंत्रण चाहिए होता है। मान लीजिए आपको एक हाइड्रोलिक मोटर की स्पीड 50 आरपीएम से धीरे धीरे बढ़ाकर 500 आरपीएम करनी है, बिल्कुल स्मूथली। या एक भारी सिलेंडर को उठाते हुए उसे ठीक आधे रास्ते में एकदम सटीक रोकना है। अब ये सामान्य वॉल्व ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्लो को कम ज्यादा, मतलब आनुपातिक रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ ऑन या ऑफ के बीच भी काम कर सके। बिल्कुल। कोई बीच का रास्ता। और यहीं पर प्रोपोर्शनल वॉल्व आते हैं, है ना? हाँ, एनिमेशन में भी देखा कि ये दिखने में शायद वैसे ही लगे, पर इनका काम करने का तरीका अलग है। बिल्कुल। बाहर से देखने में शायद धोखा हो जाए, असली फर्क अंदर है, खासकर उनके सोलेनॉइड में। देखिए, एक सामान्य बाइनरी वॉल्व का सोलेनॉइड या तो पूरा ऑन होता है या पूरा ऑफ, जिससे वॉल्व का स्पूल जो फ्लो को कंट्रोल करता है वो झटके से पूरा एक तरफ या दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल वॉल्व में हम एक वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। ये वोल्टेज या करंट हो सकता है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये कंट्रोल सिग्नल बदलने से क्या होता है फिर? इस बदलते हुए सिग्नल के हिसाब से प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड एक बदलता हुआ फोर्स, एक वेरिएबल बल पैदा करता है। ये फोर्स वॉल्व के अंदर के स्पूल को धक्का देता है। स्पूल की दूसरी तरफ अक्सर एक स्प्रिंग होती है जो उल्टी दिशा में फोर्स लगाती है। तो इन दो फोर्सेस के बीच सोलेनॉइड का फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स एक बैलेंस बनता है। कंट्रोल सिग्नल को बदलकर हम सोलेनॉइड के फोर्स को बदलते हैं, जिससे स्पूल बीच की किसी पोजीशन में आकर रुक सकता है। और यही बीच की पोजीशन हमें हाइड्रोलिक फ्लो को आंशिक रूप से, मतलब प्रोपोर्शनली कंट्रोल करने की ताकत देती है। इसीलिए इन्हें प्रोपोर्शनल कहते हैं, मतलब आउटपुट फ्लो इनपुट सिग्नल के अनुपात में होता है। अच्छा, एनिमेशन के सिंबल में वो एक तिरछा तीर जैसा था, वो शायद इसी क्षमता को दिखाता है। एग्जैक्टली वो तीर यही बताता है कि ये वॉल्व सिर्फ दो एंड पॉइंट्स पर नहीं, बल्कि पूरी रेंज में काम कर सकता है। एक और बहुत दिलचस्प चीज जो एनिमेशन में दिखी, वो थी स्पूल पर बने वी आकार के खांचे, वी नॉच जिन्हें कहते हैं, एंड या खाली जगह बन जाती है जहां सिग्नल बदलने पर भी आउटपुट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वी नॉच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनका आकार ऐसा होता है कि जैसे ही स्पूल बंद पोजीशन से हिलना शुरू करता है, ये छोटे खांचे बहुत थोड़ा सा फ्लो निकलने देते हैं। इससे फ्लो एकदम धीरे धीरे और स्मूथ तरीके से शुरू होता है, बिना किसी झटके के।
वाल्व के खुलने बंद होने का प्रोसेस बहुत सहज हो जाता है, खासकर कम फ्लो पर। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट डिजाइन है। तो फिर इन प्रोपोर्शनल वाल्व्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? किस तरह के सिस्टम्स में ये सबसे ज्यादा काम आते हैं? एनिमेशन से भी ये साफ था कि इनका ज्यादातर इस्तेमाल ओपन लूप सिस्टम में होता है। ओपन लूप मतलब सिस्टम ये चेक नहीं करता कि एक्चुएटर जैसे मोटर या सिलेंडर असल में क्या कर रहा है। वो बस कंट्रोल सिग्नल भेजता है और उम्मीद करता है कि एक्चुएटर ठीक वैसा ही करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी कन्वेयर बेल्ट पर लगी हाइड्रोलिक मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी या घटानी है, तो प्रोपोर्शनल वाल्व फ्लो को स्मूथली एडजस्ट कर सकता है। या मान लीजिए किसी मशीन के हिस्से को किसी भी बीच की पोजीशन में रोकना हो, जैसे कोई पेंटिंग रोबोट का आर्म है, उसे एक खास एंगल पर सेट करना है, तो प्रोपोर्शनल वाल्व ये कर सकता है। ये काफी काम के लगते हैं, लेकिन एनिमेशन ने इनकी कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया था। मतलब ये हर काम के लिए परफेक्ट नहीं है। सटीकता और स्पीड के मामले में कहाँ पीछे रह जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई भी तकनीक परफेक्ट तो नहीं होती। प्रोपोर्शनल वाल्व की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। एनिमेशन ने कुछ मुख्य कमियां बताई। पहली, रिएक्शन टाइम, मतलब इनका प्रतिक्रिया करने का समय। आप कंट्रोल सिग्नल बदलते हैं और वाल्व के फ्लो को असल में उस बदलाव के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। ये बहुत तेज नहीं होते। तो जिन मशीनों में बहुत तेजी से कमांड्स बदलते हैं, वहां ये थोड़ी सी लैग या देरी पैदा कर सकते हैं। और एक हिस्टेरिसिस का भी जिक्र था। वो क्या चीज है और उसका क्या असर होता है? वो सुनने में थोड़ा जटिल लगा। हाँ, हिस्टेरिसिस थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, पर जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जिस सिग्नल लेवल पर वाल्व एक दिशा में, मान लीजिए खुलते हुए किसी खास फ्लो रेट पर पहुंचता है, वो उस सिग्नल लेवल से थोड़ा अलग हो सकता है जिस पर वो उल्टी दिशा में, यानी बंद होते हुए उसी फ्लो रेट पर पहुंचता है, भले ही सिग्नल की वैल्यू थ्योरी में वही हो। आसान भाषा में कहें तो वाल्व को हाँ कहने के लिए जो सिग्नल चाहिए, वो उसे ना कहने के लिए जरूरी सिग्नल से थोड़ा अलग हो सकता है, भले ही आप उसी पॉइंट पर वापस आएं। इससे कंट्रोल में थोड़ी अनिश्चितता या कहें कि फजीनेस आ जाती है। तो जहां बहुत हाई प्रिसिजन चाहिए, वहां यह दिक्कत कर सकता है। समझ गए। और बिजली की खपत के बारे में क्या? हाँ, तीसरी कमी जो बताई गई वो है इनकी बिजली की खपत। प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड को उन बीच की पोजीशंस में बनाए रखने के लिए लगातार पावर देनी पड़ती है, जो बाइनरी सोलेनॉइड के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल वाल्व एक जरूरी कदम है जो हमें ऑन ऑफ से आगे ले जाते हैं, लेकिन सटीकता, रिएक्शन टाइम और हिस्टेरिसिस जैसी कुछ सीमाएं हैं। यहीं पर शायद सर्वो वाल्व्स आते हैं। एनिमेशन बता रहा था कि इन्हें 1940s में बनाया गया था और ये परफॉर्मेंस में एक और बड़ी छलांग है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर्वो वाल्व आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल में सटीकता और स्पीड का शिखर है। एनिमेशन उनकी कई खूबियां बताता है। पहली, बहुत ही ज्यादा सटीकता, वेरी हाई एक्यूरेसी। दूसरी, बहुत तेज रिएक्शन टाइम, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन टाइम, मतलब सिग्नल बदलते ही ये लगभग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरी, बहुत कम स्विचिंग हिस्टेरिसिस, मिनिमल स्विचिंग हिस्टेरिसिस, जिससे कंट्रोल एकदम पक्का और भरोसेमंद होता है। और चौथी, आमतौर पर प्रोपोर्शनल वाल्व से कम बिजली की खपत, लोअर पावर कंजम्पशन। ये तो वाकई में बड़े सुधार हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बुनियादी फर्क क्या है? एनिमेशन कह रहा था कि मेन फर्क ये है कि सर्वो वाल्व में स्पूल की पोजीशन का फीडबैक होता है। इस फीडबैक का क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? फीडबैक, हाँ, यही सर्वो वाल्व का सीक्रेट है। यही सब कुछ बदल देता है। देखिए, प्रोपोर्शनल वाल्व में कंट्रोलर सिग्नल भेजता है और मान लेता है कि स्पूल सही जगह चला गया होगा, कोई चेक नहीं करता। लेकिन सर्वो वाल्व में एक अंदरूनी सेंसर या मैकेनिज्म होता है जो लगातार मापता रहता है कि स्पूल असल में कहाँ है। ये असल पोजीशन की जानकारी एक सिग्नल बनकर कंट्रोलर को वापस जाती है। कंट्रोलर इस फीडबैक सिग्नल की तुलना कमांड सिग्नल जो हम चाहते हैं से करता है, और अगर दोनों में कोई अंतर है तो वो फौरन वाल्व को एडजस्ट करता है ताकि स्पूल ठीक वहीं पहुंचे जहां उसे होना चाहिए। ओह, तो ये एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है, मतलब अपनी गलती खुद सुधार लेता है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। एक है अंधेरे में निशाना लगाना, प्रोपोर्शनल ओपन लूप, और दूसरा है लगातार टारगेट को देखते हुए और अपनी गन को एडजस्ट करते हुए निशाना लगाना, सर्वो क्लोज्ड लूप। यही लगातार निगरानी और सुधार सर्वो वाल्व को उनकी वो कमाल की सटीकता और स्पीड देता है। ये काम कैसे करता है फिर? एनिमेशन में टॉर्क मोटर और फ्लैपर जैसी चीजों का जिक्र था। क्या आप उसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, एनिमेशन ने उसका एक अच्छा ओवरव्यू दिया था। मोटे तौर पर प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। पंप से तेल आता है,
फिल्टर से साफ होता है और फिर वॉल्व के अंदर कई रास्तों में बढ़ जाता है। ये स्पूल के दोनों सिरों पर जाता है, कंट्रोल लाइंस जो एक्चुएटर तक जाती हैं में जाता है, और रिटर्न लाइन जो टैंक तक वापस जाती है इसमें भी जाता है। वॉल्व के अंदर एक छोटा, बहुत सेंसिटिव टॉर्क मोटर होता है। जब कंट्रोलर से इस टॉर्क मोटर को करंट सिग्नल मिलता है तो ये एक छोटी सी पत्ती जैसी चीज, जिसे फ्लैपर कहते हैं, उसको हिलाता है। ये फ्लैपर दो बहुत छोटे नोजल्स के बीच में होता है। ये नोजल्स स्पूल के सिरों पर प्रेशर डालते हैं। अच्छा, तो फ्लैपर के हिलने से स्पूल कैसे हिलता है? जब टॉर्क मोटर फ्लैपर को एक नोजल के करीब और दूसरे से दूर करता है तो ये नोजल से निकलने वाले तेल के बहाव को बदल देता है। जिस नोजल के पास फ्लैपर जाता है वहां से तेल का बहाव रुकता है, जिससे स्पूल के उस सिरे पर प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जहां फ्लैपर नोजल से दूर हटता है वहां बहाव आसान हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो स्पूल के दोनों सिरों पर प्रेशर का ये अंतर प्रेशर डिफरेंशियल बन जाता है। और क्योंकि स्पूल हमेशा ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाता है, इसलिए वो हिलता है। इस तरह एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए स्पूल की पोजीशन को बहुत ही सटीक तरीके से कंट्रोल करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक्स दोनों दुनिया एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एनिमेशन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से दिखाया। सर्वो वॉल्व में इलेक्ट्रॉनिक्स दिमाग का काम करते हैं। वो सटीकता देते हैं, सिग्नल भेजकर, फीडबैक प्रोसेस करके और करेक्शन करके। और हाइड्रोलिक्स ताकत का काम करते हैं। वो असली काम करते हैं, मतलब भारी लोड को हिलाने के लिए जरूरी फोर्स पैदा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की समझदारी और हाइड्रोलिक्स की ताकत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो फिर इन हाई परफॉर्मेंस सर्वो वॉल्व्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये कहाँ सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं? आप जैसा कि आप सोच सकती हैं, इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्लोज लूप सिस्टम में होता है। क्लोज लूप सिस्टम, जैसा हमने बात की, वो होते हैं जहां एक्चुएटर की असली पोजीशन या स्पीड को सेंसर से लगातार मापा जाता है और इस फीडबैक का इस्तेमाल कंट्रोल सिग्नल को लगातार एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। एनिमेशन में एनालॉग एक्चुएटर्स के साथ इनके इस्तेमाल का जिक्र था। एनालॉग एक्चुएटर मतलब ऐसे उपकरण जिन्हें सिर्फ ऑन ऑफ नहीं बल्कि किसी भी बीच की पोजीशन या स्पीड पर लगातार और सटीक सेट किया जा सके। उदाहरण के लिए एनिमेशन में क्लोज लूप पोजीशन कंट्रोल दिखाया गया था, जहां एक हाइड्रोलिक सिलेंडर की पोजीशन को बहुत ही ज्यादा सटीकता से, शायद मिलीमीटर के भी छोटे हिस्से तक कंट्रोल करने के लिए सर्वो वॉल्व का इस्तेमाल होता है। ये वॉल्व आपको एरोस्पेस में मिलेंगे, जैसे प्लेन के कंट्रोल सरफेस, एडवांस रोबोटिक्स में, बहुत सटीक मशीनिंग में और हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल मशीनों में, जहां सटीकता, स्पीड और दोहराव, रिपीटेबिलिटी सबसे जरूरी होती है। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों की तुलना करें और एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं, प्रोपोर्शनल वॉल्व ओपन लूप सिस्टम के लिए ठीक है। वे ऑन ऑफ से बेहतर है, स्मूथ कंट्रोल देते हैं लेकिन कम सटीक है, रिएक्शन थोड़ा धीमा है, हिस्टेरिसिस की दिक्कत हो सकती है और बिजली ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सर्वो वॉल्व क्लोज्ड लूप सिस्टम के चैंपियन हैं। वे स्पूल पोजीशन फीडबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिलती है असाधारण सटीकता, बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया, लगभग शून्य हिस्टेरिसिस और अक्सर कम बिजली की खपत। अगर एक लाइन में फर्क बताना हो तो वो है इंटेलिजेंस। सर्वो वॉल्व में अंदरूनी फीडबैक और खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, जो उन्हें परफॉर्मेंस के मामले में एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? हमने देखा कि हाइड्रोलिक कंट्रोल की दुनिया सिर्फ ऑन ऑफ तक ही नहीं है। प्रोपोर्शनल वॉल्व्स हमें फ्लो या एक्चुएटर की पोजीशन को आनुपातिक रूप से बदलने की सुविधा देते हैं, जिससे स्मूथ ऑपरेशन मुमकिन होता है, भले ही उनमें वो फीडबैक वाली बात ना हो। हाँ, और फिर हमने सर्वो वॉल्व को देखा, जो अंदरूनी फीडबैक लूप का इस्तेमाल करके सटीकता, स्पीड और कंट्रोल का एक बिल्कुल नया लेवल खोल देते हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हमारी मशीनें और ऑटोमेशन सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और केपेबल होते जा रहे हैं, चाहे वो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, हाई स्पीड रोबोटिक्स हो या दूसरे नए नए एप्लीकेशंस, इस तरह के सटीक, भरोसेमंद और तुरंत रिस्पांस देने वाले हाइड्रोलिक कंट्रोल की जरूरत सिर्फ बढ़ेगी ही। ये वॉल्व उन मशीनों को वो ताकत और वो समझ देते हैं जिससे वे ऐसे काम कर पाती हैं जो पहले शायद सोचे भी नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इन हाइड्रोलिक वॉल्व टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या लगता है? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक्स का और भी गहरा और भी सीमलेस इंटीग्रेशन देखेंगे?
सोचिए, शायद स्मार्ट वॉल्व जिनमें प्रोसेसिंग, सेंसर, कम्युनिकेशन सब कुछ वॉल्व के अंदर ही हो, या शायद कोई बिल्कुल नए कंट्रोल के तरीके सामने आएंगे जो फ्लूइड डायनेमिक्स या मटेरियल साइंस की नई खोजों पर आधारित हों और जो आज के प्रोपोर्शनल और सर्वो वॉल्व से भी आगे निकल जाए। इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प है।